नमस्कार दोस्तों। दुनिया में ना वैसे तो बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्सल हैं, यानी आपको हर जगह देखने को मिलेगी, जिसमें से एक है फेलियर। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या दुनिया में ऐसा कोई इंसान है जिसने कभी फेलियर ना चखा है? इम्पॉसिबल है ही नहीं ऐसा इंसान। देखो, इंसान को महान क्या चीज बनाती है? फेलियर नहीं बनाती। फेलियर तो सबके हाथ में लगती है, बट फेलियर को हम कैसे रिस्पोंड करते हैं, कैसे अपनी गलतियों से सीख के परजिवरेंस शो करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन के बाद में, वो चीज किसी भी इंसान को महान बनाती है। जितने भी महान लीडर्स हुए, अब्राहम लिंकन से लेके महात्मा गांधी से लेके जितने भी महान लीडर्स हैं, सबने देखो फेलियर का स्वाद चखा, लेकिन उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे, उन्होंने एफर्ट्स लगाना छोड़ा नहीं, और उनका हर एक एफर्ट पहले से ज्यादा मजबूत था, और इसी चीज से वो लोग महान बने। आपको भी देखो, तैयारी के दौरान बहुत सारे फेलियर का सामना करना पड़ता है। कभी तो एक्चुअल अटेम्प्ट में प्री नहीं क्लियर होता, कई बार मॉक में भी कई कम मार्क्स आते हैं। बजाय इसके मार्क्स देख के आप निराश हो जाओ, टेंशन ले लो, नहीं। सीधा सॉल्यूशन ये है, सेल्फ इवैल्यूएशन करो, कहां गलती हुई है, कहां मैं लैग कर रहा हूं, कौन सी चीज मेरी कमजोर है, और उसको ठीक करने के लिए रणनीति बनाओ। डेट आज की देखो 12 मार्च है, और आज काफी अच्छे आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट से संबंधित। दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट से संबंधित। आर्टिकल देखो इसलिए आया, बता दूं आपको, क्योंकि एक वैकेंसी तो वैसे ही थी पहले ही इलेक्शन कमीशन में, यानी एक पोस्ट खाली थी। अभी एक और इलेक्शन कमिश्नर ने रिजाइन कर दिया है, तो इलेक्शन कमीशन में अब 2 वैकेंसीज खाली हैं, और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट फिल्ड है। तो लोकसभा के इलेक्शन से पहले यह सिचुएशन ठीक नहीं है, और किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप भी लगते हैं कि कई बार वो बाइस्ड होकर काम करते हैं, तो वो सब एस्पेक्ट हम कवर करेंगे इस आर्टिकल में। फिर नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूल सरकार ने अब नोटिफाई कर दिए हैं, मतलब इंप्लीमेंटेशन इस कंट्रोवर्शियल एक्ट का स्टार्ट हो गया है। तीसरे नंबर पे किडनी ट्रांसप्लांटेशन से संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, एक चीज आपने नोटिस की, इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होते हैं और रशिया में भी होते हैं, लेकिन मुझे आप एक बात का आंसर दीजिए, क्या नॉर्थ कोरिया और रशिया में इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर में होते हैं? आंसर है नो। इवन देखो, हाल ही में पाकिस्तान में इलेक्शंस कंडक्ट हुए, लेकिन पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगे कि इन्होंने ना नवाज शरीफ की पार्टी का साथ दिया, और इनजस्टिस हुआ इमरान खान की पार्टी पीटीआई के साथ में। तो जब देखो इलेक्शन कमीशन की वर्किंग पर ही आरोप लगते हैं, तो जो सरकार फिर चुनी जाती है ना, वो सरकार उतनी लेजिटिमेट नहीं होती। आप पूछोगे लेजिटिमेट का क्या मतलब है? जनता को लगता है कि यार ये जायज नहीं है, सरकार नाजायज सरकार है, मतलब सही में जनता ने इनको नहीं चुना, वो तो धांधलेबाजी कर दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, इस वजह से इनकी सरकार बन गई। इन तीनों एग्जाम्पल्स से ना मतलब साफ है, मतलब ये है कि इलेक्शन ना किसी भी डेमोक्रेसी की नींव है। इलेक्शन कितने फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में कंडक्ट होते हैं, उतनी ही फिर चुनी हुई सरकार की लेजिटिमेसी होती है। जनता को लगता है कि वास्तव में जो हमारी विल है, उसको, विल मतलब हमारी इच्छा को सम्मान दिया गया है, और हमारी इच्छा के हिसाब से ही सरकार बनी है। अगर जनता को यह लगता है ना कि इलेक्शन अच्छे ढंग से नहीं हुए, ट्रांसपेरेंट और फ्री एंड फेयर मैनर में नहीं हुए, तो फिर जो सरकार चुनी जाएगी ना ऐसे इलेक्शन से, उस सरकार में जनता का ट्रस्ट नहीं होगा। जैसे इमरान खान के बारे में काफी समय तक यह बोला जाता रहा कि ये तो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको तो पाकिस्तान की आर्मी ने सिलेक्ट किया है। तो अगला पॉइंट देखिए, हमारे देश में इलेक्शन किसके द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। संविधान के कौन से आर्टिकल में यह बोला गया है? याद कीजिए, आर्टिकल 324। अब देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से यह उम्मीद की जाती है, उम्मीद क्या, मतलब इनकी ड्यूटी है, इनका काम है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति बायस्ड ना हो,
बिल्कुल ईमानदारी के साथ निष्पक्ष होकर इलेक्शंस कंडक्ट करवाएं। बट देखो, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इलेक्शन कमीशन के अंदर जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाता है सरकार की मर्जी से, मतलब सरकार जिसको चाहती है उसको इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाता है, तो वो फिर पर्सन जब इलेक्शन कमिश्नर बन के काम करेगा तो वो तो देखो सरकार की फेवर करेगा ना। सरकार ने ही उसको अपॉइंट किया है एज ए इलेक्शन कमिश्नर, तो वो जब इलेक्शन कमिश्नर बनेगा तो वो सरकार के एहसान को चुकाने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से ना पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का ना एक वर्डिक्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट से संबंधित कोई कानून नहीं है अभी तक, तो अब हम गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं, जब तक नया कानून नहीं बन जाता तब तक एक पैनल जो है वो इलेक्शन कमिश्नर्स को सिलेक्ट करेगा। उस पैनल में प्रधानमंत्री रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे और सबसे लास्ट में लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनल सजेस्ट किया था ये तो देखो बिल्कुल परफेक्ट है। अब यही पैनल सीबीआई के डायरेक्टर को भी चूज करता है, लेकिन सरकार को यह चीज अच्छी नहीं लगी। सरकार ने सोचा कि यार अगर ये पैनल इलेक्शन कमिश्नर्स को सिलेक्ट करेगा फिर तो हो सकता है कि हम अपनी मर्जी से इलेक्शन कमिश्नर्स को चूज ना कर सकें। तो सरकार ना एक अमेंडमेंट बिल लेके आई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इनडायरेक्टली नलीफाई करने के लिए। इस बिल का नाम था चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023। ये 21 दिसंबर 2023 को लोकसभा में भी पास हो गया। इस बिल में सरकार ने यह बोला कि भैया जो इलेक्शन कमिश्नर्स को चूज करने के लिए सिलेक्शन कमेटी है ना, उसमें कौन कौन रहेगा? उसमें प्रधानमंत्री रहेंगे, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी वो बिल्कुल सही थी क्योंकि उसमें सरकार की मेजोरिटी नहीं थी, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक प्रधानमंत्री, एक लीडर ऑफ अपोजिशन। लेकिन सरकार ने जो बिल पास करवा लिया उसमें जो कमेटी है जो इलेक्शन कमिश्नर्स को सिलेक्ट करेगी उसमें प्रधानमंत्री है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है और लीडर ऑफ अपोजिशन है। यानी मेजोरिटी किसकी? सरकार की। सरकार जो चाहेगी वही पर्सन अभी भी इलेक्शन कमिश्नर बनेगा और वो बन के सरकार की फेवर कर सकता है, ऐसा डर है। सरकार चाहे किसी की भी हो, कांग्रेस, बीजेपी, किसी की भी हो। इवन इस बिल में जो पास हो गया, एक बात और भी बोली गई है, अगर देखो सिलेक्शन कमेटी में कोई एक वैकेंसी है ना, मान लीजिए लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट अभी खाली पड़ी है, तो भी सिलेक्शन कमेटी जो रिकमेंडेशन देगी ना वही माना जाएगा। 3 लोगों का पैनल है, अगर जिसमें भी एक पोस्ट खाली है, फॉर एग्जांपल लीडर ऑफ अपोजिशन की, तो प्राइम मिनिस्टर प्लस यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर 2 लोगों की कमेटी रह जाएगी अगर वैकेंसी हुई तो, और ये 2 लोग जो भी रिकमेंड करेंगे वही इलेक्शन कमिश्नर बन जाएगा। तो सही नहीं है, मतलब राइटर कहते हैं पर्पस सर्व नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन में लोगों का ट्रस्ट नहीं आएगा क्योंकि सरकार जिसे चाहेगी वही इलेक्शन कमिश्नर बन रहा है। इसके बाद राइटर बोलते हैं कुछ और चीजें हैं जिससे पता लगता है कि सरकार ने इलेक्शन कमीशन को कमजोर करने का काम किया है। जैसे ये देखिए, सैलरी एंड कंडीशन सर्विसेज ऑफ सीईसी एंड ईसी विल बी इक्विवेलेंट टू कैबिनेट सेक्रेटरी। देखो 1991 का जो एक्ट था ना, उसमें सीईसी एंड ईसी की जो सैलरी है ना वो सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी के बराबर है। लेकिन जो बिल पास हुआ है उसमें यह प्रोविजन कर दिया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की सैलरी कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट होगी। सोच के देखो, ब्यूरोक्रेट के बराबर बना दिया इलेक्शन कमिश्नर्स को। राइटर कहते हैं देखो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स ये ना क्वेसी जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे मामलों पर जैसे शिकायतें आती हैं इनके पास में, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच लड़ाई हो जाती है, जैसे सिंबल को लेकर लड़ाई हो गई, शिवसेना के 2 फाड़ हो गए, तो जुडिशियल फंक्शन भी परफॉर्म किया जाता है इन मामलों में इलेक्शन कमिश्नर्स के द्वारा। तो ना इनकी पोस्ट को सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के बराबर बनाना ये सही नहीं है। इसके बाद राइटर ये भी बोलते हैं, देखो आपने ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की सैलरी को कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर बना दिया। अब सरकार का जो दबदबा है इलेक्शन कमिश्नर्स के ऊपर बढ़ गया। क्यों? क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी की जो सैलरी है वो सरकार के द्वारा फिक्स की जाती है, जबकि पहले जो प्रोविजन था, अगर इलेक्शन कमिश्नर्स की जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती तो फिर सरकार का इन्फ्लुएंस कम होता,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज की जो सैलरी है वो पार्लियामेंट के एक एक्ट के थ्रू फिक्स होती है। समझ गए? मतलब सरकार का इन्फ्लुएंस ज्यादा है इलेक्शन कमिश्नर्स के ऊपर, क्योंकि उनकी सैलरी कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर, और कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी कौन फिक्स करता है? सरकार। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर सैलरी होती तो सरकार का उतना इन्फ्लुएंस नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जज की सैलरी कौन फिक्स करता है? पार्लियामेंट का एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना अगर कमेटी में वैकेंसी है तो भी, इससे तो सरकार की मोनोपोली हो जाएगी कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने में। ये सारी बातें देखो राइटर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी ना एक पोस्ट तो खाली थी इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर की, लेकिन एक और जो इलेक्शन कमिश्नर थे अरुण गोयल, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। तो मतलब अब इलेक्शन कमिश्नर्स की 2 पोस्ट खाली हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, और सिर्फ एक पोस्ट भरी हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, राजीव कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। अगर देखो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार अगर अब इलेक्शन कमिश्नर को चुना जाता तो कितना इंडिपेंडेंट ढंग से चुना जाता, जिसमें 3 लोग होते, प्रधानमंत्री प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन। लेकिन ऐसे नहीं चुना जाएगा क्योंकि सरकार एक्ट लेके आ गई है। अब जो पैनल सिलेक्ट करेगा इलेक्शन कमिश्नर को, उसमें 3 लोग होंगे, पीएम, लॉ मिनिस्टर प्लस में लीडर ऑफ अपोजिशन। तो जाहिर तौर पे सरकार की ही चलेगी, सरकार की मर्जी के हिसाब से इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होंगे। लास्ट में राइटर एक बहुत अच्छी चीज बोलती हैं। राइटर बोलते हैं देखो हमारे देश में या किसी भी देश की डेमोक्रेसी में जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो इंस्टीट्यूशंस देखो उस देश की डेमोक्रेसी में एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी होते हैं, और ऑलमोस्ट सभी इंस्टीट्यूशंस का ना सरकार के एक्शन से लेना देना होता है। जैसे कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो सरकार को सपोर्ट करते हैं, सरकार को सप्लीमेंट करते हैं। जैसे यूपीएससी मान लीजिए, यूपीएससी सरकार के लिए ब्यूरोक्रेट्स को रिक्रूट करती है। कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो सरकार के एक्शंस की छानबीन करते हैं, स्क्रूटिनाइज करते हैं। जैसे कैग है, कैग सरकार के द्वारा जो खर्चे किए गए हैं ना उसकी ऑडिटिंग करती है। अब अगर ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना ठीक ढंग से काम करें ना, तो सरकार की कितनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो आप खुद ही सोच सकते हो। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता है ये सारे इंस्टीट्यूशंस ठीक ढंग से काम करते नहीं हैं। जैसे देखो इवन जुडिशरी का काम है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना। लेजिस्लेचर का काम है सरकार से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछना हाउस के अंदर, लेकिन नहीं पूछे जाते उतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस सरकार से। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं कुछ देखो ऐसे भी संस्थान हैं, ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका डायरेक्टली सरकार के एक्शन से लेना देना नहीं होता। जैसे देखो इलेक्शन कमीशन है। अब इलेक्शन कमीशन का ना डायरेक्टली सरकार के एक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, ना तो सरकार को सपोर्ट करता है इलेक्शन कमीशन और ना ही सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है। इनका काम सरकार से इंडिपेंडेंट है कि हमें फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना है। लेकिन यहां पर भी सरकार की अगर छाप है तो फिर देखो और ज्यादा बाइस्ड होकर काम करेंगे ये संस्थान। ये जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज की बनती थी इलेक्शन, मतलब जब से इलेक्शन कमीशन गठित हुआ है तब से, कि ये इंश्योर करना कि भैया ये इंडिपेंडेंट होकर काम करें। लेकिन आज तक हम ये पूरी तरह से इंश्योर नहीं कर पाए हैं। समय समय पे इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगते रहते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी लगाती थी, बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस लगाती है। आरोप ये लगते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रूलिंग पार्टी को ज्यादा फेवर करते हैं और उनकी सहूलियत के हिसाब से तारीख डिसाइड होती है कि कब इलेक्शंस कंडक्ट होंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इतना स्ट्रिक्टली इन्फोर्स नहीं किया जाता। सरकार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करती रहती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन्हें रोक नहीं पाता। नेक्स्ट, इवन सरकार के खिलाफ जो शिकायतें की जाती हैं उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कई बार तेजी से एक्ट नहीं करता। सरकार के पसंदीदा ऑफिसर्स को हटाता नहीं है अगर वो गलती भी करते हैं कई बार। तो ऐसे तमाम तरह के आरोप जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पे लगते रहते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल तो देखो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से संबंधित है। कंटेस्ट ये है, सरकार ने ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत रूल्स अब नोटिफाई कर दिए हैं। देखो ये एक्ट वैसे 4 साल पहले बन चुका है बट इंप्लीमेंट नहीं हुआ था।
अब सरकार ने इसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी रूल्स नोटिफाई कर दिए हैं, यानी अब इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का। ये देखो सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि जब ये एक्ट बना था ना 4 साल पहले, तो उस समय काफ़ी विरोध हुआ था इस एक्ट का। शायद आपको याद हो तो एक जगह है दिल्ली में, शाहीन बाग, इवन गुवाहाटी में भी प्रोटेस्टर्स सड़क पर बैठ गए थे और काफ़ी समय तक प्रोटेस्ट चलता रहा। बाद में कोविड आ गया था तो वो प्रोटेस्ट जो था वो वैनिश हो गया। लेकिन है क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में, आप हम वो जान लेते हैं जिनको पता है, रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, वो क्यों क्रिटिसिज्म हो रहा है, पक्ष में क्या आर्गुमेंट दिए जाते हैं, सब डिस्कस करते हैं। देखो ये 2019 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड करता है। अमेंडमेंट एक्ट में, यानी 2019 के अमेंडमेंट एक्ट में ये बोला गया है, हमारे जो पड़ोसी देश है ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये आपको पता है मुस्लिम बाहुल्य देश हैं, मुस्लिम्स की संख्या सबसे ज़्यादा है इन देशों में। जब देखो देश आज़ाद हुआ था ना, तो इन देशों में ना नॉन मुस्लिम्स की संख्या अच्छी खासी थी, लेकिन अब ना इन देशों में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है ना, जैसे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, इन माइनॉरिटीज़, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में। तो ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, ये बोलता है कि दिसंबर 2014 से पहले हमारे पड़ोसी देशों से, यानी पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से जो रिलीजियस माइनॉरिटीज भागकर भारत में आ गए हैं रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण, मतलब कि अब वहां पर रिलीजियस माइनॉरिटी कौन है, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन। अब इन कम्युनिटीज के लोगों के साथ अत्याचार अगर हो रहा था हमारे पड़ोसी देशों में, क्योंकि ये दूसरे धर्म के हैं, मुस्लिम्स नहीं है, इस वजह से, और वो भागकर भारत में आ गए, तो भारत में आ गए तो उनके खिलाफ ना, अगर वो इलीगल ढंग से आए हैं तो भी केस दर्ज नहीं होगा, मतलब उन पे कार्रवाई नहीं होगी। और इवन अगर वो वीजा लेके आए 6 महीने के लिए, फॉर एग्जांपल वीजा लेके आए और बाद में गए नहीं वापस, तो भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। सबसे पहली चीज। अब दूसरी चीज, अगर ये लोग जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भाग के आए और वहां के रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, अगर वो भारत में सिटीजनशिप लेना चाहते हैं ना, तो इनके लिए ना सिटीजनशिप के जो रूल्स हैं ना, वो आसान बना दिए गए हैं। जैसे पहले देखो, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के हिसाब से रूल ये था कि ना लास्ट 14 में से 11 साल तक भारत में रहना जरूरी है और लास्ट 12 महीने में भारत में ही रहना जरूरी है, तब जाके सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन 2019 का अमेंडमेंट एक्ट ये बोलता है हमारे पड़ोसी देशों से जो रिलीजियस माइनॉरिटीज भाग कर आए हैं ना, उनके लिए रिक्वायरमेंट 11 सालों की नहीं है बल्कि 6 सालों की है। मतलब इनके लिए सिटीजनशिप लेना आसान है। अब कुछ और पॉइंट्स, कहां पे ये लागू नहीं होगा, देखो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के जो प्रोविजंस है ना, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के वो ट्राइबल एरियाज जहां पे 6 शेड्यूल लागू है, वहां पे ये अप्लाई नहीं होगा। इवन देखो स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, जो कि इनर लाइन परमिट से प्रोटेक्टेड हैं, जहां पे ILP है, वहां पे भी ये इंप्लीमेंट नहीं होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। बाद में देखो मणिपुर को भी एग्जेम्प्टेड स्टेट्स की लिस्ट में डाल दिया गया। तो इन सब एरियाज में ये जो एक्ट है वो लागू नहीं होगा। देखो जब ये एक्ट आया ना, तो बहुत सारे रीजंस की वजह से विरोध हुआ था। जैसे सबसे पहली चीज, ये ना संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। आर्टिकल 14 क्या है? राइट टू इक्वलिटी। अब आप एक बात देखिए, सिटीजनशिप किन के लिए आसान होगी? जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं पड़ोसी देशों में। मुस्लिम तो रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं है हमारे पड़ोसी देशों में, तो मतलब बाकी जो कम्युनिटी के लोग हैं ना, भाग कर आए हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, जैसे हिंदू, पारसी, सिख, वो सब ईसाई, लेकिन मुस्लिम्स उनको छोड़ दिया गया है। दूसरा चैलेंज आ सकता है आसाम से। आसाम में जहां पर ये इंप्लीमेंट होगा ना, कुछ इलाकों में, ट्राइबल इलाकों को छोड़ दें, अगर जो 6 शेड्यूल में आते हैं वहां पे तो ये लागू होगा नहीं, दूसरी जगह पे लागू होगा, तो वहां पे लोकल लोग जो है वो विरोध कर सकते हैं
कि यार आप बाहर से आए लोगों को सिटीजनशिप देना आसान बना रहे हो, हमारी डेमोग्राफी खतरे में आ जाएगी, लैंग्वेज खतरे में आ जाएगी, तो आप ऐसा मत कीजिए। उस समय भी असम के लोगों ने विरोध किया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का। नेक्स्ट देखो कैसे पता लगेगा, अगर मान लीजिए कोई रिलीजियस माइनॉरिटी बांग्लादेश से आ जाता है इंडिया में, जैसे बांग्लादेश का हिंदू है वो भागकर इंडिया में आ जाता है, वो वहां पे उसको कोई तंग नहीं कर रहा था, रिलीजियस प्रताड़ना उसकी नहीं हो रही थी, लेकिन वो अच्छी जॉब पाने के लिए इंडिया में आ गया, तो पता कैसे लगेगा? मतलब जॉब के चक्कर में भी जो लोग आएंगे वो भी बोल देंगे कि हमारा रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा था इसलिए हम आ गए। ये भी एक चैलेंज है ना। सरकार का देखो ये तर्क है कि हम भारत के किसी भी नागरिक को उसकी सिटीजनशिप से थोड़ी ना वंचित कर रहे हैं। सरकार ये कहती है, देखो पाकिस्तान भारत का बंटवारा हुआ तब ये उम्मीद की गई थी, नेहरू और लियाकत अली के बीच में पैक्ट हुआ था कि पाकिस्तान इक्वल सिटीजनशिप देगा सभी कम्युनिटीज के लोगों को, हिंदू मुस्लिम्स हो, लेकिन पाकिस्तान ने इस पैक्ट का पालन नहीं किया। काफी शोषण हुआ दूसरी कम्युनिटीज के लोगों का पाकिस्तान में और इवन बांग्लादेश में भी। तो बस वहां के नॉन जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है ना, उनके लिए हम थोड़ी चीजें आसान बना रहे हैं। अब बात यह है कि मुस्लिम्स को छोड़ दिया गया है। सरकार कहती है कि मुस्लिम्स तो वहां पे डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब उनका शोषण हो ही नहीं रहा है, तो वो भागकर इंडिया में आएंगे नहीं क्योंकि उनका वहां पे रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं हो रहा है। तो सरकार का ये तर्क है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को डिफेंड करने में। अभी इस पे देखो अच्छे आर्टिकल्स आएंगे तो थोड़ा और डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप बताइए कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है इस इशू के ऊपर। सरकार ने अब इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट किया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, वो किडनी ट्रांसप्लांट से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो हमारे देश में ना ऑर्गन्स की शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांट काफ़ी कम होता है। इस आर्टिकल में बात की जा रही है किडनी ट्रांसप्लांट की। 2022 में 2 लाख पेशेंट्स ऐसे थे जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता थी, लेकिन सिर्फ 3.4% लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट हो पाया। आज के समय में आपको पता है डिजीज काफ़ी ज़्यादा इमर्ज होकर आ रहे हैं, जैसे डायबिटीज़, मालनरिशमेंट, ओवर क्राउडिंग, पुअर सैनिटेशन। इसकी वजह से ना हमारे देश में क्रोनिक किडनी डिजीज के केसेस काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही हैं। देखो किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम ये होता है कि ब्लड में से जो भी वेस्ट है या फिर एक्सेस में जो फ्लूइड है उसको निकाल लेना और उसको यूरिन के माध्यम से वो बाहर आ जाता है एक इंसान की बॉडी से। लेकिन जब किडनी डैमेज हो जाती है ना, तो फिर किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पाती, ब्लड से पूरा वेस्ट नहीं निकाल पाती और बॉडी में वेस्ट जो है वो इकट्ठा होता रहता है। कई बार क्रोनिक किडनी डिजीज से ना एंड स्टेज रीनल डिजीज आ जाता है, मतलब नेक्स्ट हायर लेवल की स्टेज है। इस एंड स्टेज रीनल डिजीज में तो किडनी इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाती है कि वो फिर सक्षम नहीं होती ब्लड को प्यूरिफाई करने में, ब्लड में से वेस्ट निकालने में। तो ऐसी सिचुएशन में किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। बाकी अल्टरनेटिव्स के अपेक्षाकृत किडनी ट्रांसप्लांट ही बेस्ट अल्टरनेटिव है इस सिचुएशन में। अगर हम बाकी सारी डायमेंशंस को कंसिडर करें, जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ, पेशेंट की कन्वीनियंस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सब कंसिडर करें तो किडनी ट्रांसप्लांट कॉस्ट इफेक्टिव है। लेकिन देखो इंडिया के कंपैरिजन में यूएसए और दूसरे डेवलप कंट्रीज में ना 20% ट्रांसप्लांट हो जाता है पेशेंट्स का जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है, और इंडिया में तो हमने देखा सिर्फ 3.4% ये आंकड़ा है। और देखो इसका कारण ये नहीं कि इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं, बट इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा टाइट हैं। अब देखो 4 तरीके हैं जिनके थ्रू एक पेशेंट को किडनी मिल सकती है। फर्स्ट, किसी की डेथ हो गई, कोई पर्सन है ए जिसकी डेथ हो गई, अब उस डिजीज्ड पर्सन से किडनी मिल जाए, जिसकी अभी अभी डेथ हुई है उससे किडनी मिल जाए तो काम बन जाए पेशेंट का। बट देखो हमारे देश में ना ज़्यादा डोनेशन होता नहीं है इस एस्पेक्ट में, मतलब जिसकी डेथ होती है ना उसके परिवार वाले कम डोनेट करते हैं किडनीज को। और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है कि कुछ समय तक किडनी को स्टोर करके रखा जा सके, ऐसे इक्विपमेंट्स उपलब्ध नहीं होते। अब दूसरे सोर्स की बात करते हैं। जो पेशेंट हैं वो अपने किसी रिलेटिव से या फिर फ्रेंड से किडनी ले ले, एक
नॉर्मल इंसान के पास में 2 किडनीज होती हैं और वो एक किडनी के ऊपर भी जिंदा रह सकता है। तो कई बार पेशेंट को किडनी डोनेट कर दी जाती है परिवार वालों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा या फिर दोस्त के द्वारा। लेकिन देखो, पेशेंट का और किडनी डोनेटर का ब्लड टाइप, टिश्यू टाइप सब सेम होने चाहिए। कई बार ये दिक्कत आती है, कोई रिलेटिव किडनी डोनेट करने को तैयार होता है लेकिन पेशेंट के साथ में ब्लड टाइप और टिश्यू टाइप ये सब चीज़ें मैच नहीं होती। इसके बाद में 2 और मेन सोर्सेज हैं जहां से किडनी मिल सकती हैं, बट इनको लेके हमारे देश में ना रूल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। एक है किडनी स्वैप, दूसरा है किडनी चैन। किडनी स्वैप का क्या मतलब है? किडनी स्वैप का देखो सिंपल मतलब ये है, मान लीजिए 2 पेशेंट हैं ए और बी। ए को ना अपना रिलेटिव से किडनी मिल सकती है सी से, बट दोनों का ना ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा है। सी रिश्तेदार है ए का, किडनी देने को तैयार है, लेकिन दिक्कत यह है सी और ए का ब्लड ग्रुप आपस में मैच नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ एक और ऐसा केस है, बी भी एक पेशेंट है, बी को भी अपने एक रिलेटिव से किडनी मिल सकती है, लेकिन यहां पर भी दिक्कत है, डी और बी का जो ब्लड ग्रुप है ना आपस में मैच नहीं हो रहा है। लेकिन अगर देखो आपस में स्वैप हो जाए, क्योंकि ए का ब्लड ग्रुप डी से मिल रहा है और सी का ब्लड ग्रुप बी से मिल रहा है, तो आपस में किडनीज को स्वैप कर लिया जाए। डी किडनी दे दे ए को और बदले में सी जो रिलेटिव ए का है वो किडनी दे दे बी को, तो ये है किडनी स्वैप। समझ गए ना? मतलब ए और सी आपस में रिश्तेदार हैं, सी ए को किडनी देने को तैयार है लेकिन ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता, तो सी जो रिश्तेदार है ए का वो बी को किडनी दे दे और बदले में बी का रिश्तेदार डी वो किडनी दे दे ए को। इससे आपस में ब्लड ग्रुप मैच हो जाएगा। ये किडनी स्वैप का कंसेप्ट है, लेकिन हमारे देश में रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और इसे इंप्लीमेंट नहीं किया जाता ज़्यादा। एक और है किडनी चैन। किडनी चैन में क्या होता है, यहां पर ध्यान से देखिए, ए का रिश्तेदार कौन? सी, और बी का रिश्तेदार कौन? डी। अब एक देखो नॉर्मल पर्सन है जिसका नाम है एक्स, वो वैसे ही अपनी किडनी डोनेट कर देता है। उसने पर्टिकुलर पर्सन को ध्यान में रखते हुए किडनी डोनेट नहीं की, वैसे ही कर दी मरने से पहले। तो एक्स की किडनी काम आ गई ए के, बदले में देखो सी जो ए का रिश्तेदार किडनी डोनेट करने को तैयार था लेकिन ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो पा रहा था, तो वो नहीं कर पा रहा था। तो एक्स किसी अनजान आदमी से किडनी मिल गई ए पेशेंट को, तो ए पेशेंट का जो रिश्तेदार है ना सी, फिर वो अपनी किडनी दे देगा किसी दूसरे पेशेंट को बी जिसको आवश्यकता है। फिर बी पेशेंट का जो रिश्तेदार है डी, वो जो नहीं कर पा रहा था ब्लड मिसमैच के कारण, वो किसी और पेशेंट को कर देगा। फिर उस पेशेंट का रिश्तेदार किसी और को कर देगा। तो इस प्रकार से ना एक चैन चल पड़ेगी। इस चैन को बोलते हैं किडनी चैन। ये 2 चीजें हैं, एक किडनी स्वैप, एक किडनी चैन। अगर अच्छे से इंप्लीमेंट होना तो बहुत से पेशेंट्स को किडनीज अवेलेबल हो जाएं, बट रूल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, इस वजह से ये कंसेप्ट ज़्यादा इंप्लीमेंट हो नहीं पाते। जैसे एग्जांपल के तौर पर जो स्वैप ट्रांसप्लांट है ना, वो वैसे इंडिया में लीगली अलाउड है परमिशन के बाद, लेकिन इसमें सिर्फ नियर रिलेटिव पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी पेशेंट के हस्बैंड या वाइफ हो गए, पेशेंट के माता पिता हो गए, बिल्कुल जो नियर रिलेटिव है ना वही किडनी स्वैप ट्रांसप्लांट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दूर के रिश्तेदार नहीं कर सकते। कुछ राज्य जैसे केरला, पंजाब, हरियाणा, जहां पे हाई कोर्ट्स की जजमेंट आ चुकी हैं, यहां पे दूर के रिश्तेदार भी प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देखो, ये जो किडनी स्वैप या किडनी चैन है ना, तब पॉसिबल होंगे कोई नेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी होगी, तभी तो पता लगेगा ना। जैसे मान लीजिए इंदौर में कोई पेशेंट है ए, जिसका रिश्तेदार किडनी डोनेट करना चाहता है लेकिन ब्लड मिसमैच हो रहा है ब्लड ग्रुप, और मध्य प्रदेश के किसी दूसरे शहर में, फॉर एग्जांपल जबलपुर में कोई और पेशेंट है जिसका ब्लड ग्रुप एक रिश्तेदार से मैच हो रहा है, तो इन सब पेशेंट्स का डेटा मैनेज करने के लिए और कौन डोनेट कर सकता है उसका डेटा मेंटेन करने के लिए कोई नेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी होनी चाहिए ना, जो कि नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर देखो आप केरला को छोड़ दें, केरला को छोड़ के सभी राज्यों में अगर कोई भी पर्सन अपने रिश्तेदार को छोड़ के किसी को, अनजान आदमी को किडनी डोनेट करना चाहता है तो ना वो नहीं कर पाएगा। मतलब अल्ट्रुइज्म से कोई किडनी डोनेट भी करना चाहता है तो वो नहीं कर पाता, ऐसे लाज हैं। और ये इसलिए है क्योंकि देखो बहुत से लोग ना पैसों के चक्कर में किडनी डोनेट कर देते हैं, या फिर आपको पता है क्राइम भी चलते हैं।
किडनियाँ निकलवा ली जाती हैं। इसी वजह से सरकार ने इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स जो हैं वो बना के रखे हैं। बट अब देखो, समय के हिसाब से इन लॉज में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, ऐसा राइटर बोलते हैं। हमारे देश में 1994 में एक कानून आया था, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994। इसमें जिन लोगों की ब्रेन स्टेम डेथ हुई है ना, उनसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन की पॉसिबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया गया था। इसके बाद 2011 में अमेंडमेंट हुआ, स्वैप ट्रांसप्लांट को लीगलाइज किया गया और एक प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था, नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम। बट देखो, लीगलाइज करने के बावजूद रूल्स इतने कड़े थे कि किडनी स्वैप हो ही नहीं पाता। और ये जो प्रोग्राम चलाया था नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, ये भी ज़्यादा सफल नहीं हुआ और नेशनल नेटवर्क जो बना किडनी ट्रांसप्लांटेशन से संबंधित, वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक है। फिर 2014 में ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज रूल्स 2014 आए, लेकिन इसमें भी सिर्फ नियर रिलेटिव्स को अलाउ किया गया स्वैप ट्रांसप्लांटेशन के लिए और दूर के रिश्तेदारों को अलाउड नहीं किया गया। फिर 2023 फरवरी में, यानी इसी साल, गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स किए और एज और डोमिसाइल रिक्वायरमेंट में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी। जो पेशेंट्स किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए रजिस्टर करवाते हैं उनके लिए, मतलब थोड़े बहुत रिफॉर्म्स तो सरकार लेकर आई है, लेकिन किडनीज की अवेलेबिलिटी नहीं है तो सरकार क्या करेगी। तो इसलिए अल्ट्रुइस्टिक डोनेशन को एंकरेज करना चाहिए। कोई देखो अपनी इच्छा से अपनी किडनी को डोनेट करना चाहता है, बिना पेशेंट को जाने, बिना पेशेंट का नाम जाने। जैसे ब्लड डोनेट करते हैं ना, पता ही नहीं होता कि ब्लड किसको मिलेगा, वैसे ही कोई अपनी किडनी को डोनेट करना चाहता है तो कर सके। ऐसा रिफॉर्म सरकार को लाना चाहिए। देखो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, नीदरलैंड, यूएसए, ये सारे देश अल्ट्रुइस्टिक डोनेशन को अलाउ करते हैं। स्पेन, यूके, इनकी तो नेशनल लेवल की रजिस्ट्री है किडनी चैन और स्वैप के लिए। यूएसए में किडनी ट्रांसप्लांट ज़्यादा होता है, जिसका रीज़न ये भी है कि यूएसए में किडनी स्वैप और किडनी चैन के केसेस ज़्यादा सामने आते हैं। स्पेन ने तो इवन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की है किडनी एक्सचेंज के लिए। तो इंडिया को भी इन बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीखना चाहिए और हजारों जानें जो बचाई जा सकती हैं उनको बचाया जाना चाहिए। लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। मेंस के देखो 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से संबंधित और दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको 250 वर्ड्स में देने हैं। दोनों 15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। pwonlyas.com पे जाके आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। एक प्री का क्वेश्चन भी है जो आपको अटेम्प्ट करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित। 2 स्टेटमेंट्स हैं, दोनों को ध्यान से पढ़िए और फिर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सोच लिया? आंसर देखो बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर सी है, बोथ 1 and 2। परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है, कम से कम कानून में तो इंडिपेंडेंट ही है, प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट हो या ना हो। और अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट भी नाम के लिए अपॉइंटमेंट करते हैं, साइन करते हैं, सिग्नेचर उनका चलता है। असल में पावर्स किसी और के पास ही हैं, आपको पता ही होता है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।